हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। आज का जो बच्चों हमारा चैप्टर है वो हम शुरू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन या केमिकल रिएक्शन एल्केन के क्या क्या होते हैं इसके हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एल्केन का जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हैलोजिनेशन। आज इस पूरे लेक्चर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैलोजिनेशन क्या होती है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, प्लस लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करेंगे कि जब एल्काइल हैलाइड बनते हैं, हैलोजिनेशन के बाद जो एल्काइल हैलाइड बनते हैं उनका जो प्रोपोर्शन है, जो आइसोमर अलग अलग बन सकते हैं उनका जो प्रोपोर्शन, उनकी यील्ड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो सिंपली एक स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं चलता है कि हाँ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की वजह से जो बनेगा उसकी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा। उसकी वजह सिर्फ वही नहीं, और भी फैक्टर हैं जिन पे वो डिपेंड करती है। वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के बाद मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि हैलोजिनेशन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको हैलोजिनेशन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको ईजिली आंसर उसका कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। तो मैंने कहा कि जो एल्केन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है? हैलोजन डालना, हैलोजन को डालना। पर ये रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन का। तो इसमें दो चीज़ें हैं, सब्स्टिट्यूशन और हैलोजिनेशन। मतलब हैलोजन ने किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया। हैलोजन हमारे पास क्या है? हैलोजन है हमारे पास बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब हैलोजन ने किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया। किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया? एल्केन के हाइड्रोजन को उसने सब्स्टिट्यूट किया। सिंपल सी बात है। और उसका मैकेनिज्म कौन सा चलता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू वो ऑपरेट करता है पूरा रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करता है। प्लस इसमें दो चीज़ें आई, एक आई हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन होता है हैलोजन उसके अंदर डालना। किस तरह से? सब्स्टिट्यूट करवा के। सब्स्टिट्यूशन किसकी करवा के? हाइड्रोजन की। हमें पता है एल्केन के अंदर कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, दो ही चीज़ें होंगी और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो जो एल्केन की हाइड्रोजन है अगर उसको हम सब्स्टिट्यूट करवा दें, किसी हैलोजन उसमें डाल दें, हाइड्रोजन जगह उसमें हैलोजन डाल दें, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोजिनेशन। और चलता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म, पाथवे फॉलो करता है। ठीक है, ये बात यहाँ तक अपने को क्लियर होगी, समझ आ गई। बेसिक चीज़ यही है कि हमने हैलोजन डाला। हैलोजन कैसे डाला? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, एल्केन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हुआ। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, अब से दो चीजें बेसिक है जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज, जो हैलोजन है, दो ही चीजें हो रही हैं। एक हैलोजन डल रहे हैं उसमें और दूसरा हाइड्रोजन निकल रहा है। हैलोजन डल रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, दो ही चीजें हैं इसमें। तो जो हैलोजन है उनकी जो रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्टिविटी है, कौन सा हैलोजन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो है हमारे पास फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर। और इसमें भी एक बहुत जरूरी बात जो हमें समझनी है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है लैब के अंदर। बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है इसका, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट बहुत ज्यादा निकलती है, बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन है तो उससे क्या होगा? अगर एक्सप्लोजिव रिएक्शन है तो लैब में इसको हम पॉसिबल नहीं है, तो लैब में इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। प्लस लास्ट में सबसे लीस्ट कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन इतना कम रिएक्टिव है कि इसको बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है या बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके ये रिएक्शन होगा। और रिएक्शन हो भी गया तो वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास आता है। तो हैलोजिनेशन हम आयोडीन की भी प्रेफर नहीं करते और फ्लोरीन की भी प्रेफर नहीं करते। तो हमारे पास क्या बचे? चॉइस ऑफ एटम क्या बचे? क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन इनकी रिप्लेसमेंट हम करते हैं हाइड्रोजन से एक एल्केन के अंदर, और हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड। या तो ब्रोमाइड प्रेफर करते हैं या क्लोराइड प्रेफर करते हैं, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड। तो चॉइस ऑफ एटम कौन से हैं हमारे पास? ये दो, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन क्यों नहीं है? हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, लैब में पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, और ये इतनी ज़्यादा हीट इसको चाहिए होती है कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। प्लस बन भी गया, आयोडाइड बन भी गई तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है इस रिएक्शन से, तो इस रिएक्शन से हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ये बात क्लियर। अब ये तो बात होगी हैलोजन की। दूसरी बात थी सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूट क्या हुआ है? हाइड्रोजन। अब एल्केन के अंदर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होता है? एल्केन के अंदर हाइड्रोजन हमें पता है कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन के साथ उसका सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन इजीली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, कौन कम इजीली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसकी ऑर्डर क्या होता है? तो जो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं,
तो जो हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा होगा, जो टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा होगा, वो ज़्यादा इजीली रिमूव होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, और सबसे कम CH3H के साथ, जो मिथाइल के ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है सबसे कम, वो उसको निकालना, सब्स्टिट्यूट करना उसको सबसे कम पॉसिबल है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा, सबसे ज़्यादा इजीली सब्स्टिट्यूट कौन सा होता है? इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो टर्शरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्यों? जब हमने फ्री रेडिकल पढ़ा था, ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल से चलता है, तो जब हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक अल्काइल फ्री रेडिकल बचेगा। तो हमें पता है जो अल्काइल फ्री रेडिकल होता है, टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा फ्री होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल। ये हमने जब फ्री रेडिकल का पूरा लेक्चर पढ़ा था, पूरा चैप्टर पढ़ा था, वो उसमें हमने डिस्कस किया था जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो किस तरह से होता है। टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है, उसके बाद प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है, उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल होता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हाइड्रोजन ही रिमूव करनी है। हाइड्रोजन के रिमूव करने के बाद जो रेडिकल बचेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? यही ऑर्डर फॉलो करेगा। तो इसीलिए ईज ऑफ रिमूव क्या है, ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसकी होगी? वही फॉलो करेगी। यहां तक बात क्लियर बच्चों? ठीक है। तो ये दो बेसिक चीजें थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की हैलोजिनेशन के अंदर। ठीक है। अब इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हैलोजिनेशन होती है एल्केन के अंदर। सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं एग्जांपल की बात की, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिया मीथेन का मॉलिक्यूल CH4, मीथेन का मॉलिक्यूल, उसकी मैंने करवा दी क्लोरीनेशन Cl2। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट Hμ। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ Hμ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है CH3Cl प्लस HCl। अभी मैं इसके मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हेलोजिनेशन रिएक्शन होता क्या है। हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक एल्केन ली हमने, जब उसमें हेलोजन डाला लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास मिला एक अल्काइल हैलाइड प्लस HCl। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा? अब क्या होगा? अब जब CH3Cl बनता जाएगा, एक टाइम आएगा जब मीथेन खत्म होता जाएगा, मीथेन की कंसंट्रेशन खत्म होती जाएगी, प्लस CH3Cl की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। Cl2 तब भी उसको क्लोरीन गैस अगर उसको मिल रही है, लाइट तो होगी, Hμ तो होगा ही होगा, Cl2 उसको मिलता जाएगा। तो अब CH3 के पास भी तो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन को और रिमूव कर देगा। एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, CH2Cl2। ठीक है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड हमारे पास बन गया, और एक मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास HCl का। ठीक है। अब जैसे जैसे CH3Cl कम होती जाएगी और ये बढ़ती जाएगी, तो CH2Cl2 फर्दर रिएक्ट कर सकता है Cl2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और रिमूव होगी, और हमारे पास क्या आएगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, प्लस एक मॉलिक्यूल HCl का। फर्दर अभी भी हाइड्रोजन बची है, फर्दर अगर क्लोरीन इसके साथ और मिलती गई, इसे Hμ के साथ रिएक्ट करके ये लास्ट में हमारे पास बनाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, ये एक रिएक्शन है हेलोजिनेशन का। इस तरह से रिएक्शन हमारे पास एग्जांपल से आपको मैंने चीज समझाई। अब इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास कोई हाइड्रोजन बची ही नहीं है, तो आगे सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकती। ठीक है। पर यहां पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि अगर CH3Cl बन रहा है, हमारे पास CH3Cl बन रहा है, ठीक है, CH3Cl बन रहा है, अगर हमें यहीं तक रिएक्शन चाहिए हो, तो यहीं तक मिथाइल क्लोराइड तक ही हमें रिएक्शन चाहिए हो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सोचिए एक बार, इस चीज को सोच के देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सोचिए इस चीज को। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें आगे चाहिए ही नहीं, हमें यहीं पे रिएक्शन रोकना है? तो हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते हैं? तो इसको बेशक बच्चों हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसका रीजन क्यों है? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इनमें बहुत डिफरेंस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है -161.5 डिग्री सेल्सियस, समझिएगा, -161.5 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -24.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत है, अब शुरू में जब हमने रिएक्शन शुरू किया होगा, तो हमने क्या किया होगा? एक कुछ भी रिएक्शन फ्लास्क ली होगी, उसमें मीथेन होगी और क्लोरीन होगी। जैसे जैसे क्लोरीन और मीथेन की रिएक्शन हो रहा होगा, तो मिथाइल क्लोराइड उसमें बनती जा रही होगी, जैसे जैसे मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और मीथेन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, वैसे वैसे वो आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा। पर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर इसको निकालते जाएं, जैसे ही बन रहा है उसको निकालते जाएं, तो इसकी कंसंट्रेशन कभी बढ़ेगी ही नहीं,
तो जो जो CH3Cl बन रहा है उसको हम निकालते जा रहे हैं, CH3Cl बन रहा है उसको हम निकालते जा रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कभी बढ़ेगी नहीं, तो रिएक्शन यहाँ तक भी हम इसको रोक सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? ठीक है, ये तो था हमारे पास एग्जाम्पल, हेलोजिनेशन का सिंपल सा एग्जाम्पल था, मीथेन से हमने रिएक्शन किया था, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, देखते हैं कैसे किस तरह से होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या कही थी, Cl2 गैस थी और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, hmu एनर्जी। ठीक है, hmu एनर्जी। जब क्लोरीन गैस पे लाइट पड़ी, Cl2 मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ी, तो क्या हुआ, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, एनर्जी मिली, बॉन्ड टूट गया, एनर्जी मिली, बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आगे 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, 2 क्लोरीन के हमारे पास आगे फ्री रेडिकल। पर बच्चों यहां पे क्या हुआ, अब Cl2 ने एनर्जी तो अब्सॉर्ब कर ली, एनर्जी से बॉन्ड तो टूट गया, Cl फ्री रेडिकल तो बन गया, पर ये स्टेबल नहीं है। अब इसको अपनी स्टेबल फॉर्म में भी तो जाना है, कभी ना कभी जो एनर्जी ली है उसको छोड़ के अपने स्टेबल फॉर्म में भी तो आना है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल स्टेबल फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो शेयरिंग से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा था वो तो कम पड़ गया इसको। यहां से तो शेयरिंग, इस क्लोरीन को भी शेयरिंग पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, इस क्लोरीन को भी शेयरिंग पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। अब शेयरिंग पे वो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं शेयर करने के लिए चाहिए इसको। तो अब क्या हो सकता है, देखिए इस चीज को समझिएगा, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, अब इसको शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहां से इसके पास प्रोबेबिलिटी है वो देखते हैं। या तो हो सकता है एक क्लोरीन के साथ दोबारा मिलकर ये बना ले, पहली प्रोबेबिलिटी ये है, एक क्लोरीन के साथ मिलकर दोबारा ये बना ले। दूसरी प्रोबेबिलिटी है इसके पास क्या है, जो Cl का क्लोरीन गैस है उसके साथ कर ले। ठीक है, दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है। तीसरी प्रोबेबिलिटी इसके पास क्या है, जो मीथेन गैस है उसके साथ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके कर ले। तीनों प्रोबेबिलिटियां हैं इसके पास, शुरू में तीनों प्रोबेबिलिटियां हैं, बारी बारी एक एक की बात करते हैं। ये वाली क्लोरीन को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही हुआ है, तो इस वाली क्लोरीन, अभी क्लोरीन फ्री रेडिकल तो बनना शुरू हुए हैं, अभी क्लोरीन के फ्री रेडिकल तो बनना शुरू हुए हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन तो बहुत कम होगी शुरुआत में, अभी तो स्टार्ट ही हुए हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या होगी, बहुत कम होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी होगी, या तो Cl2 की या मीथेन की, कंसंट्रेशन इन्हीं की ज्यादा होगी। Cl अभी फ्री रेडिकल तो बनना शुरू हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी है इन दोनों की, बिल्कुल, अब प्रोबेबिलिटी दोनों की है, समझिएगा इस चीज को। ये मॉलिक्यूल इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है और इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अगर वो इसके साथ रिएक्ट करता है, अगर वो इसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, इस क्लोरीन के साथ जुड़ के, इस क्लोरीन के साथ जुड़ के Cl का मॉलिक्यूल प्लस Cl का फ्री रेडिकल, समझिएगा इस चीज को, Cl का फ्री रेडिकल। और अगर इसके, अब इस केस में पहले चलो इसकी बात कर लेते हैं, अब इसके साथ अगर वो रिएक्ट किया, प्रोबेबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी तो हाई है, इस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी तो है कि क्लोरीन तो अभी शुरू में तो रिएक्शन शुरू हुआ, तो क्लोरीन गैस तो अच्छी कंसंट्रेशन में होगी, जरूर हिट करेगा इस मॉलिक्यूल पे। पर हिट करने के बाद क्या हुआ, क्लोरीन गैस ही बनी और क्लोरीन का फ्री रेडिकल ही बना। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट था, देखिए अब जो रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट है, Cl2 और Cl का फ्री रेडिकल, Cl2 और Cl का फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी तो हिट करेगा, डेफिनेटली हिट करेगा, पर प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, किसी काम का नहीं है रिएक्शन में, प्रोडक्टिव नहीं है, किसी काम का नहीं है रिएक्शन में, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो रहा है, तो किसी काम का प्रोडक्टिव नहीं है, तो हमारे भी किसी काम का नहीं है। तो हमारे काम का क्या बचा, सिर्फ अब रिएक्शन के शुरुआत में अब हमारे काम का क्या बचा, Cl का फ्री रेडिकल, और जब वो मीथेन के मॉलिक्यूल पे हिट करेगा, जब वो मीथेन के मॉलिक्यूल पे हिट करेगा, तो जो हाइड्रोजन और इसके बीच का एक बॉन्ड है, ठीक है, इसको तोड़ेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन के साथ, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा CH3 का फ्री रेडिकल प्लस HCl, सिंपल सी बात है। तीनों प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, क्लोरीन फ्री रेडिकल साथ क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि अभी बहुत कम कंसंट्रेशन है, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि जुड़ेगा। हाई प्रोबेबिलिटी क्लोरीन गैस के साथ भी थी और मीथेन गैस के साथ भी थी, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, जरूर बनते होंगे, वैसे ही बनते होंगे, पर वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, हमारे काम का बचा सिर्फ मीथेन। ठीक है, यहाँ तक बात की, पर जब मीथेन के साथ हिट किया तो उसने मिथाइल का फ्री रेडिकल बनाया और एक HCl का मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चों, ठीक है, समझ आ गई है हमें। ठीक है, अब मिथाइल का फ्री रेडिकल क्या कर सकता है,
मिथाइल का फ्री रेडिकल क्या करता है, मिथाइल के फ्री रेडिकल के पास भी तो तीनों प्रोबेबिलिटियां हैं, ये मिथाइल के फ्री रेडिकल के पास भी तीनों प्रोबेबिलिटियां हैं, या तो ये मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, मीथेन अभी कंसंट्रेशन में अच्छी खासी है, मीथेन के साथ रिएक्ट कर सकता है, या क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर सकता है। Cl रेडिकल अभी शुरू में कम कंसंट्रेशन में, अभी भी कम में, शुरू में भी कम कंसंट्रेशन में ही है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, करने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो अब ये दो ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास बची। सेम देखिए इस तरह समझिए, सेम एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी वो रिएक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यहां पे शेयर कर सकता है। सेम हमारे पास क्या वही कंडीशन आ जाएगी, CH3 प्लस CH4, जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है। सेम यहां पे भी प्रोबेबिलिटी तो है, हाई प्रोबेबिलिटी है, पर प्रोडक्टिविटी जीरो है, हमारे किसी काम के नहीं है। जरूर वो हिट करता होगा, मीथेन के मॉलिक्यूल पे जरूर हिट करता होगा, पर लास्ट में देता तो मिथाइल का फ्री रेडिकल ही है, वही चीज बन के वापस आ जाती है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का क्या बचा फिर, हमारे काम का बचा क्लोरीन गैस। जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, यहां बॉन्ड बना, इसका क्लोरीन अपने पास ले गया, हमारे पास क्या बना, CH3Cl प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये सेम ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल आगे फिर से मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फिर से अपने पास मिथाइल का फ्री रेडिकल बनेगा, और ये चलता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी बच्चों, एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आएगी जब मीथेन कम होगी हमारे पास, क्लोरीन गैस जो रिएक्शन के लिए डालती है वो कम होगी, जब ये खत्म होने लग जाएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल हैं, अब क्लोरीन के फ्री रेडिकल क्या कर बचे होंगे उसमें, वो क्या कर सकते हैं, या तो वो क्लोरीन के ही फ्री रेडिकल के साथ मिल जाए, ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है, क्योंकि मीथेन और अब तो खत्म हो रही है, मीथेन भी खत्म हो रही है, क्लोरीन गैस भी खत्म हो रही है, तो या तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल इसके साथ मिलकर, क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोरीन गैस बना देगा, Cl2 बना देगा, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। या क्लोरीन का ही फ्री रेडिकल, वहां पे मिथाइल का फ्री रेडिकल भी बचा होगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो हमारे पास CH3Cl आ जाएगा, ठीक है। या दो मिथाइल के फ्री रेडिकल, दो मिथाइल के फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेन गैस आ जाएगी, CH3 यहां तक बात क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलता है। जो ये पहली स्टेज है, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन, रिएक्शन की इनिशिएशन, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इनिशिएशन, रिएक्शन स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया, लाइट ने एनर्जी दी, क्लोरीन टूटा, क्लोरीन के फ्री रेडिकल यहां से इनिशिएट हुई, रिएक्शन की शुरुआत हुई। फिर उसको जब तक मीथेन और क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन थी वहां पे मॉलिक्यूल में, तो रिएक्शन प्रोपोगेट हुआ, मतलब रिएक्शन चलता रहा। इस स्टेप को हम कहते हैं, सेकंड स्टेप को हम कहते हैं प्रोपोगेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या आई हमारे पास, जब क्लोरीन गैस की और मीथेन गैस की कंसंट्रेशन खत्म होने लगी, उस प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट और मिक्सचर के अंदर खत्म होने लगी, तो हमारे पास रेडिकल ही बचेंगे, रेडिकल आपस में मिलकर जो प्रोडक्ट बना सकते हैं वो हमारे पास ये हैं। और थर्ड कंडीशन को हम कहते हैं टर्मिनेशन, रिएक्शन अब खत्म होने पे आ गया है, क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास खत्म हो गए, क्लोरीन गैस और मीथेन गैस हमारे पास खत्म होगी। तो ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया मैकेनिज्म का, इनिशिएशन, ये दूसरा आ गया प्रोपोगेशन, और ये तीसरा आ गया टर्मिनेशन। बात क्लियर बच्चों, यहां तक सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी हमें समझ आ गई, क्योंकि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी तो होगी पर उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो उस चीज़ को हम कंसीडर में नहीं लेते हैं, कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। यहां तक बात क्लियर। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म हैलोजिनेशन का, ठीक है। अब लास्ट चीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, आपको जरूर मजा आएगा उस चीज में, और एक नया कंसेप्ट आप सीखेंगे, समझेंगे, और एक नई नॉलेज आपको समझ में आएगी कि जब अभी तो ये तो सिंपल हमने समझने के लिए मीथेन का एग्जांपल लिया, मैकेनिज्म ऐसे ही चलता है, मैकेनिज्म रिएक्शन का ऐसे ही चलता है। पर जब बड़े एल्केन है, सपोज प्रोपेन है, ब्यूटेन है, उनके केस में प्रोबेबिलिटी है कि जो हैलाइड बनेगी, प्रोपाइल हैलाइड बनेगी या कोई भी एल्काइल हैलाइड बनेगी, उसके डिफरेंट फॉर्म बन सकती हैं, आइसोमर में डिफरेंट आइसोमर उसके बन सकते हैं। उन आइसोमर की यील्ड की परसेंटेज जो होती है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और कितनी एग्जैक्ट परसेंटेज आनी चाहिए यील्ड की, उसको हम एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका इतना परसेंट आना चाहिए, इसका इतना परसेंट आना चाहिए, और उसको हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट ऑलमोस्ट सेम होता है। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को। आपको सच में एक नई चीज़ समझने को, सीखने को मिलेगी। आइए उस चीज़ पे आते हैं। चलिए बच्चों,
अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब जैसे बड़े अल्कोहल है, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए अपने पास, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। जब इनकी हमने क्लोरीनेशन की तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, और किस किस प्रोडक्ट की क्या क्या परसेंटेज होती है, वो किस तरह से डिफाइन होती है, उस चीज़ को हम समझेंगे, किन किन फैक्टरों पे वो डिपेंड करती है उनको समझेंगे, और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं हम कि किस प्रोडक्ट की कितनी परसेंटेज, कितनी यील्ड आ सकती है, कितनी आनी चाहिए, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी मेरे पास पहला एग्जाम्पल है प्रोपेन का, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है प्रोपेन का। क्लोरीनेशन से मुझे पता है, मैकेनिज्म मुझे समझ आ गया। क्लोरीनेशन क्या करता है, सबसे क्लोरीनेशन पहला स्टेप क्या होता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल आता है। हमें पता है इनिशिएशन कहाँ से होती है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल आता है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल हमारे पास क्या करता है, हाइड्रोजन निकालता है एल्केन से, और अल्काइल एक फ्री रेडिकल बनाता है। बात समझ में आ गई। जैसे हमने मीथेन पढ़ा था, मीथेन में क्या हो, मिथाइल फ्री रेडिकल बना था। अब इस केस में भी क्लोरीन क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेगा और एक फ्री रेडिकल बनाएगा हमारे पास, इस प्रोपाइल का फ्री रेडिकल बनाएगा। अब हाइड्रोजन को उसको निकालने के चॉइसेस हैं उसके पास। देखिए या तो इन 2 कार्बन इक्विवेलेंट है, या तो इन 3 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन निकालेगा, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन निकाली बात से एक ही होगी, या फिर इस बीच वाले कार्बन के हाइड्रोजन निकालेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इनकी हाइड्रोजन निकाल सकता है या इसके हाइड्रोजन निकाल सकता है। अगर इन कार्बनों में से किसी एक की हाइड्रोजन, समझिएगा बच्चों, एग्जाम आराम से समझने की कोशिश करिएगा, अगर इन 2 कार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल के वो रेडिकल बनाता है, तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल बनेगा, अल्काइल का फ्री रेडिकल बनेगा, वो किस तरह से बनेगा, इनमें से अगर किसी के भी हाइड्रोजन निकाल के उसने रेडिकल बनाया तो हमारे पास बनेगा CH2 का फ्री रेडिकल, ठीक है। इन 3 में से किसी हाइड्रोजन निकालिए, इन 3 में से किसी हाइड्रोजन निकालिए, मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा ये वाला। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्री रेडिकल है, ठीक है। कौन सा वाला फ्री रेडिकल है, ये है हमारे पास प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई। और अगर इस वाले कार्बन की फ्री रेडिकल निकालता है, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो हमारे पास फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, CH3 ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। यहां तक बात क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर। और हमें पता है प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, प्राइमरी रेडिकल और सेकेंडरी रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जो क्लोरीन इसके साथ अटैच होगी, क्लोरीन यहीं पर अटैच, इस कार्बन से अटैच होना है, और इस केस में जो क्लोरीन अटैच होगी, ठीक है, ये गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल के थ्रू, ये गया प्राइमरी फ्री रेडिकल के थ्रू। ये कितना ज्यादा स्टेबल, ये था कम स्टेबल, ठीक है। तो इसकी जो यील्ड आई, ये हमारे पास आती है अराउंड 55%, ये आती है हमारे पास 45%, ठीक है। इस रिएक्शन में इस तरह से अगर हुई तो ये हमारे पास ये यील्ड आती है। 2 ही पॉसिबिलिटियां थी, 2 पॉसिबिलिटी हमने दे दी। एक हमारे पास आता है 55%, एक आता है हमारे पास 45%, ठीक है बच्चों। यहां तक बात क्लियर, ठीक है, किसी को कोई डाउट, ठीक है जी। अभी ये मत समझिएगा सिर्फ इसकी, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यही है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा, कि सिर्फ इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बेसिस पे यील्ड नहीं आती है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। वो आप तीनों एग्जांपल जब समझेंगे आपको चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं इस चीज को। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में भी क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगी, रेडिकल बनेगा, हाइड्रोजन जाएगी, रेडिकल बनेगा। अब ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन इक्विवेलेंट है, इन दोनों में से यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन निकले तो सिमिलर मॉलिक्यूल बनेगा CH2 का रेडिकल, ठीक है। ये भी कौन सा है हमारे पास, प्राइमरी रेडिकल, ये भी कौन सा है, प्राइमरी रेडिकल, ठीक है। और ये वाले जो 2 कार्बन है, ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंट है। इन 4 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन निकलती है तो भी हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बनेगा, सिमिलर CH का फ्री रेडिकल, CH3, ठीक है। इन 4 में से भी कोई हाइड्रोजन निकलती है तो यही रेडिकल बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास प्राइमरी है, ये मेरे पास सेकेंडरी है, ठीक है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये बात क्लियर। प्राइमरी और सेकेंडरी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो इसके साथ क्लोरीन लगेगी और जो इसके साथ क्लोरीन लगेगी, इनकी यील्ड आती है 78% और इनकी आती है 22%, ठीक है। यहां तक तो रेडिकल की स्टेबिलिटी के साथ हमारी जस्टिफिकेशन होगी, रेडिकल की स्टेबिलिटी के साथ यहां पे तो हमारी जस्टिफिकेशन होगी।
पर अब जरा आइसोब्यूटेन के केस में देख लेते हैं, आइसोब्यूटेन के केस में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो 3 कार्बन है, ये जो 3 कार्बन है, ये तीनों कार्बन इक्विवेलेंट है, ठीक है। इन 9 में से कहीं से भी जाएगी तो स्टेबिलिटी आएगी सेम, सॉरी जो रेडिकल होगा सेम। तो अगर इन 9 में से हाइड्रोजन में से कोई हाइड्रोजन निकलता है, इन कार्बन में से किसी का भी हाइड्रोजन निकलता है, तो मेरे पास आता है H3, ठीक है। और अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो मेरे पास एक, ठीक है। अब यहां पे देखिए बच्चों, ये वाला क्या है मेरे पास, कौन सा वाला ये रेडिकल है, ये है मेरे पास प्राइमरी, बात समझ में आ रही है, ये है मेरे पास प्राइमरी रेडिकल और ये है मेरे पास टर्शरी रेडिकल। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये है टर्शरी रेडिकल, ये है प्राइमरी रेडिकल। अगर इसके साथ क्लोरीन जुड़ती है तो ये CH2Cl, और अगर इसके साथ जुड़ती है Cl, ठीक है। तो यील्ड के हिसाब से तो इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो यील्ड तो इसकी ज्यादा आनी चाहिए थी, पर इस केस में क्या होता है, इसकी यील्ड आती है 64% और इसकी यील्ड आती है 36%, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात, यहीं पे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि स्टेबल तो ये था, टर्शरी स्टेबल था, तो टर्शरी की यील्ड ज्यादा आनी चाहिए थी, पर टर्शरी की यील्ड ज्यादा नहीं आई, टर्शरी की यील्ड ज्यादा नहीं आई। यील्ड किसकी ज्यादा आई, यील्ड ज्यादा आई हमारे पास प्राइमरी वाले की। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं, ठीक है। अब बच्चों इस चीज को समझने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर आते हैं, इस चीज को समझिएगा कि क्लोरीन का काम क्या है। अब समझिए क्लोरीन का काम क्या है, क्लोरीन का काम है हाइड्रोजन निकालना, वो उस एल्केन पे हिट करेगा, एल्केन के कार्बन पे हिट करके हाइड्रोजन, उस बॉन्ड पे हिट करके हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा तभी तो वो लग पाएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा तभी तो वो लग पाएगा। अब इन केस में देखिए, हर केस में एक चीज देखिएगा, एक चीज ये है कि यहाँ पे कितने कार्बन उसको इक्विवेलेंट पोजीशन पे मिल रहे हैं, 6, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6 टाइम उस 6 जगह पे वो हिट कर सकता है। यहाँ पे कितनी जगह पे हिट कर सकता है, 2 जगह पे हिट कर सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये 6 जगह पे हिट कर सकता है, एक ये वाला, इस वाले बनाने, अगर मैं ये वाला बनाऊं तो 6 जगह पे हिट कर सकता है। समझ रहे हैं बात को, समझिएगा। और इसको निकालने के लिए उसको कितनी जगह अवेलेबल है, 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है, 4 जगह हिट कर सकता है। तो यहाँ पे इसको ज्यादा हिट करने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे इसको कम हिट करने के लिए मिल रहे हैं, ये भी तो एक फैक्टर है। उसको हाइड्रोजन ही निकालनी है, क्लोरीन अगर हिट करके उसको प्रोबेबिलिटी ज्यादा भी तो मिल रही है, ये भी तो एक फैक्टर है कि उसको हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहे हैं, उसको निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहे हैं। तो जब हम किसी यील्ड को निकालते हैं तो हम दोनों चीजों को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। जब भी हम ये चीज देखेंगे किसी की यील्ड कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, उस चीज में हम दोनों चीजों को कंसिडरेशन में लेके देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं उसको निकालने के लिए उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, प्लस वो कौन सी पोजीशन का हाइड्रोजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, दोनों फैक्टरों को मिला के जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हमें एग्जैक्ट यील्ड मिलती है, कितनी यील्ड आ सकती है कितनी यील्ड नहीं आ सकती है। तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, कैसे वो हम कैलकुलेट करते हैं, आइए यहीं पे हमें उल्टा हुआ है, इसी का एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए बच्चों अब इस चीज को डिस्कस करते हैं हम। अब मैं एक चीज को डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। अब मैंने कहा कि 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर कौन से होते हैं कि उसको क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है, क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है उसको निकालने के लिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है कि वो हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन पे है, उसका निकालने की ईज कितनी ज्यादा है, वो दूसरा फैक्टर है, ठीक है। कि वो प्राइमरी पोजीशन पे है, सेकेंडरी पोजीशन पे, टर्शियरी पोजीशन पे, ये उसका सेकंड फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं वहां उसको निकालने के लिए उस पोजीशन पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पोजीशन क्या है, 2 फैक्टर है, ठीक है। तो जो यील्ड का रेशियो आता है, सपोज मैं अगर मैं इसकी एग्जांपल बात करूं, ये मेरे पास प्राइमरी पोजीशन पे है, ये मेरे पास क्वार्टरनी पोजीशन पे है, ठीक है। सर ये प्राइमरी पोजीशन थी, ये टर्शियरी पोजीशन पे था, प्राइमरी और टर्शियरी पोजीशन पे कार्बन लगा हुआ था, यहाँ पे इनके ऊपर यील्ड आनी चाहिए थी, इसकी ज्यादा आई इसकी ज्यादा, वो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। जो परसेंटेज है, सपोज मैं प्राइमरी इस वाली प्रोडक्ट की बात करूं और टर्शियरी वाले की प्रोडक्ट की बात करूं, तो वो आता है, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस पोजीशन पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस पोजीशन पे क्या मतलब, प्राइमरी पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन टर्शियरी पोजीशन पे, मल्टीप्लाई बाय पोजीशन, प्राइमरी डिवाइडेड बाय पोजीशन टर्शियरी, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज को, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्शरी जो पोजीशन है इनका रेशियो होता है 1:3:5.5 ये हमारे पास एक रेशियो आता है। ठीक है, अब समझिएगा, अब एग्जांपल समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ क्या चीज़ क्या है। तो अब इस केस में अगर मैं कैलकुलेट करने की बात करूं तो प्राइमरी पोजीशन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 3, 6 और 3 9। तो मेरे पास क्या आ गया 9 डिवाइड बाई टर्शियरी पोजीशन पे कितने थे, सिर्फ एक, 9 डिवाइड बाई 1 इनटू पोजीशन फर्स्ट डिग्री का रेशियो, मतलब इसका रेशियो कितना आएगा, यहाँ की जो ये वैल्यू है ये हम यहाँ से डालेंगे। अगर प्राइमरी पे पोजीशन है तो वैल्यू आएगी 1, सेकेंडरी पे है तो वैल्यू आएगी 3.8 और अगर टर्शरी पे है तो वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो मेरे पास रेशियो क्या है 9:5, 9:5 ये मेरे पास आ गई वैल्यू। और ये एग्जैक्टली वैल्यू अगर इसको मैं कैलकुलेट करके देखूं तो ये मेरे पास आएगी 64/36। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको, 64/36। तो इसी तरह से इसकी यील्ड आ गई 64% और इसकी यील्ड आ गई 36%। अगर इसको उल्टे तरीके से समझूं तो जो 64/36 का ये जो रेशियो है ये इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.8 के आसपास आता है, इसका भी 1.8 के आसपास आता है। तो ये यील्ड इस तरह से आता है। अगर इसके 9 मोल बन रहे हैं तो इसके 5 मोल बनेंगे, इसी प्रोपोर्शन जब ये 64 मोल बनेंगे तो इसके 36 मोल बनेंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से यील्ड को हम क्लोरीनेशन में करते हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन में भी सेम फैक्टर चलता है। ब्रोमिनेशन में भी अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो भी फॉर्मूला यही चलेगा, समझिएगा इस चीज़ को। ब्रोमिनेशन चलेगा तो भी फॉर्मूला यही चलेगा, पर ब्रोमिनेशन के केस में क्या होगा, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का जो रेशियो आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का जो रेशियो आएगा 1:82:1600 आएगा। उनमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, उनमें हमारी वैल्यू ये आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, यील्ड किस तरह से, किस प्रोडक्ट की यील्ड किस तरह से डिफाइन होती है वो इस तरह से। और इस फार्मूले में जो आपने दो एग्जांपल थे प्रोपेन और एन ब्यूटेन के, उनको भी डाल के देखिएगा, आपको सेम रेशियो मिलेगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेशियो सेम मिला या नहीं मिला। और ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी, समझ आई तो लेक्चर को प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए।